जय माई की। जिस विषय को लेकर के आज हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं वह है किसी भी ग्रह का उसकी स्वराशि, उसकी उच्च राशि और उसकी निम्न राशि में वर्गीकृत करने का क्या आधार है। आइए समझते हैं स्वराशि में वर्गीकरण का आधार। जब हम किसी भी राशि को समझते हैं तो उसके एक गुण होते हैं, वह स्थिर है, वह चर है या वह द्विस्वभाव की राशि है। द्विस्वभाव का अर्थ वह चर व अचर दोनों के गुण को अपने भीतर धारण किए हुए हैं। इसी प्रकार वह किस तत्व को धारण किए हुए हैं, अग्नि तत्व, जल तत्व, पृथ्वी तत्व या वायु तत्व। जब इन दोनों चीजों का मिलान ग्रह के कारकत्व के साथ होता है तो उसे एक स्वराशि में वर्गीकृत कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए हम समझते हैं सूर्य। सूर्य सिंह राशि के अंदर स्वग्रही माना गया है, कारण सिंह राशि नेतृत्व, आत्मविश्वास, आत्मा का प्रतीक है। सिंह राशि अग्नि तत्व है, तो सिंह राशि के जो तत्व और गुण हैं वह सूर्य के कारकत्वों के साथ मेल खाते हैं। इस कारण सिंह राशि को सूर्य की स्वराशि कहा गया। इसी आधार पर अन्य विस्तृत वर्गीकरण किया गया ग्रहों की उच्च राशि में होने का। आइए किसी भी ग्रह की उच्च राशि में स्थित होने के वर्गीकरण के आधार को समझते हैं। तो ग्रहों को उच्च राशि में वर्गीकृत करने के लिए निम्न आधार दिए गए: ग्रहों की प्रकृति, तत्वों की संगति, भावनात्मक सामर्थ्य या सांकेतिक विश्लेषण। अब हम समझते हैं तत्वों की संगति। जैसे मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह अग्नि तत्व का ग्रह है, लेकिन ये मकर राशि में जाकर के उच्च का होता है। मकर राशि पृथ्वी तत्व की राशि है। यहाँ पर अग्नि तत्व को अनुशासन में रखने का कार्य करता है पृथ्वी तत्व, इसलिए मंगल यहाँ पर अपनी उच्च अवस्था में इसलिए आ जाता है क्योंकि अनुशासित रूप से अपने पूर्ण पराक्रम और पूर्ण ऊर्जा को प्रकट करता है। इसी तरीके से भावनात्मक सामर्थ्य या सांकेतिक विश्लेषण, जैसे कि सूर्य है, सूर्य अहंकार, स्वाधीनता का प्रतीक है, लेकिन ये तुला में जाकर के नीच का हो जाता है। कारण ये क्योंकि तुला न्याय का प्रतीक है, बैलेंसिंग का प्रतीक है। अगर किसी का कारकत्व अहंकार और स्वाधीनता का है तो बैलेंस नहीं कर सकता, इसलिए सूर्य जो है वो तुला राशि में जाकर के नीच का हो जाता है। इन तत्वों के आधार पर किसी भी ग्रह को ऊंच का या उसको नीच का हमने वर्गीकरण किया। आइए इसको एक चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि किसी भी ग्रह के लिए उच्च राशि क्षेत्र और निम्न राशि क्षेत्र किस प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं। हम जानते हैं कि उच्च राशि वह क्षेत्र है किसी भी ग्रह के लिए जहां वह अपने कारकत्व, अपने गुणधर्मों का सर्वाधिक रूप से प्रखर रूप दिखा पाता है, उसे प्रकाशित कर सकता है। वहीं निम्न राशि क्षेत्र वह क्षेत्र है किसी भी ग्रह के लिए जहां वह अपने कारकत्व, अपने गुणधर्मों का प्रदर्शन उस स्थिति में नहीं कर पाता, बल्कि कई बार उसके विपरीत कार्य करने लगता है। ऐसी स्थिति को हम निम्न राशि क्षेत्र कहते हैं। आइए इसे इस चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे सूर्य जो कि मेष राशि एरीज में उच्च का हो जाता है तथा तुला यानी कि लिब्रा में नीच राशि का हो जाता है। अब आप समझिएगा कि सूर्य जो है नेतृत्व, आत्मविश्वास, एक आत्ममुग्धता का प्रतीक है। जब ये एरीज में जो अग्नि तत्व की राशि है उसमें जाता है तो ये पूर्ण रूप से अपने गुणधर्मों को, अपने कार्यकत्व को प्रभावित करता है, प्रकाशित करता है। किंतु ठीक इसके विपरीत जब ये तुला राशि में चला जाता है तो ये संतुलित होता है। अब आप खुद बताइए, क्या कोई अहंकार, आत्मविश्वास, क्या ये संतुलन के साथ चल सकते हैं? नहीं चल सकते। इसलिए जब सूर्य तुला राशि में आ जाता है तो यह निम्न राशि क्षेत्र का हो जाता है। अतः आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि ग्रह के कारकत्व जब राशि के तत्व और गुणों के साथ मेल नहीं खाते हैं तब वह निम्न राशि क्षेत्र कहलाता है, और जब किसी ग्रह के कारकत्व उस राशि के तत्व और गुणों के साथ मेल खाते हैं और वह स्थिति पैदा करते हैं जहां वह ग्रह अपने कारकत्वों का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन प्रकाशित करता है, वह स्थिति उस ग्रह के लिए उच्च राशि की कहलाती है। आगे चलते हैं चंद्रमा। चंद्रमा वृषभ राशि यानी कि टॉरस में उच्च का होता है, वृश्चिक राशि में नीच का होता है। अब आप समझिएगा, वृश्चिक राशि चंद्रमा को स्थिर भावनाएं प्रदान करती है, किंतु ठीक वृश्चिक राशि इसके विपरीत उसे मानसिक विक्षोभ प्रदान करती है। अब आप समझे कि जब चंद्रमा वृषभ राशि में आता है तो वो अपने गुणधर्म को पूर्ण तरीके से प्रकाशित नहीं कर पाता, इसीलिए जब चंद्रमा वृषभ राशि में जाता है, वृश्चिक राशि में जाता है तो मानसिक विक्षोभ का भी कारण बन जाता है, डिप्रेशन का भी कारण बन जाता है। हम आगे लेते हैं मंगल को। मंगल मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न में उच्च का होता है और कर्क में निम्न का होता है। यहां पर भी वही स्थिति बनी, अनुशासन वर्सेस अति संवेदनशीलता। यानी कि अगर मंगल मकर राशि में आता है तो आपको पता है कि मंगल ऊर्जा का कारक है, एक पराक्रम का कारक है। जब ये अनुशासन में रहेगा तो ये श्रेष्ठ रूप से कार्य कर पाएगा। अगर पराक्रम अनुशासनहीन हो जाएगा तो वो अपने आप को ही खत्म कर लेगा। इसलिए जब मकर में मंगल आता है तो वो अनुशासन के रूप में प्रतिष्ठित होता है और वो उच्च राशि क्षेत्र का कहलाता है। लेकिन अगर यही मंगल कर्क में आ गया तो अति संवेदनशील हो जाता है। संवेदनशीलता के साथ कभी भी पराक्रम का प्रदर्शन नहीं किया जा सकता,
वो उसके लिए आत्मघाती होता है। इसलिए मकर जब कर्क में जाता है तो वह नीच राशि क्षेत्र का कहलाता है। हम आगे बढ़ते हैं बुध के रूप में। बुध जब कन्या में आता है तो उच्च का कहलाता है, मीन में जाता है तब निम्न राशि का कहलाता है। यहां पर भी तर्कशील बनाम भ्रम का हम तात्विक कारण लेते हैं। जब बुध अगर मीन में चला जाएगा तो आप देखिएगा वो भ्रम की स्थिति में रहता है। एक मछली सदैव भ्रम की स्थिति में रहती है। इसलिए बुध वहां पर जो कि एक विश्लेषण का गुणधर्म रखता है, विश्लेषण का कारकत्व रखता है, यदि वो मीन जैसी राशि में चला जाएगा तो वही विश्लेषण, वही बुद्धि उसे भ्रम में पैदा कर देगी। इसलिए बुध हमेशा मीन में आने पर निम्न राशि क्षेत्र का कहलाता है। और जब यही बुध कन्या राशि में चला जाता है तो तर्कशील बन जाता है, यानी कि उच्च राशि क्षेत्र में आ जाता है। हम आगे बढ़ते हैं गुरु के रूप में। गुरु कर्क में उच्च राशि का कहलाता है और मकर में निम्न राशि का कहलाता है। इसके पीछे भी यही कारण है कि जब गुरु कर्क राशि में जाता है तो ये पोषण और आश्रय देता है, किंतु जब ये मकर राशि में चला जाता है तो ये इसके विपरीत कठोरता दिखाता है। जब हम किसी को पोषण या आश्रय देते हैं तो हमें हृदय के अंतस से उदार होना पड़ता है। अगर हम कठोर होंगे तो हम किसी का पोषण या उदारता प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे। यही कारण है कि गुरु के जो कारकत्व हैं वो मकर राशि के तत्वों और गुणों से मेल नहीं खाते, इसलिए वो यहाँ पर नीच राशि का हो जाता है। और कर्क जो उसके गुण धर्मों को पूर्ण रूप से प्रकाशित करते हैं वह यहां आकर के उच्च का हो जाता है। शुक्र के बारे में बात करें तो शुक्र मीन राशि में उच्च का होता है और कन्या राशि में नीच का होता है। यहां पर भी वही एल्गोरिदम बनकर के सामने आता है कि जब शुक्र मीन राशि में जाता है तो प्रेम पूर्ण समर्पण दिखाता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि शुक्र का जो कारकत्व है प्रेम, वो प्रेम मीन राशि में सर्वाधिक प्रकाशित होता है, सर्वाधिक प्रभावित होता है। इसलिए शुक्र मीन राशि में प्रेम पूर्ण समर्पण के कारकत्व के रूप में आकर के अपना उच्च स्थिति को प्रदर्शित करता है। वहीं कन्या राशि में जाकर के विवेकपूर्ण विश्लेषण करने लग जाता है। अब प्रेम और विश्लेषण के कभी नहीं बनती है, तो आप यहां पर देखेंगे कि शुक्र कन्या राशि के तत्वों के साथ मेल नहीं खाता, इसलिए वह विवेकपूर्ण विश्लेषण प्रदर्शित करता है और यहां पर वो नीच राशि क्षेत्र का कहलाता है। हम आगे बढ़ते हैं शनि के रूप में। शनि न्याय का कारक है, न्याय जो कि लिब्रा से तुला से प्रदर्शित होता है। जब आप देखेंगे कि दो पक्षों के बीच में न्याय करना हो तो दोनों को समान रूप से प्रदर्शित करना होगा। अतः हम कह सकते हैं कि शनि का जो मूल कारकत्व है न्याय का, वो तुला के साथ बिल्कुल मेल खाता है, इसलिए ये यहां आकर के उच्च राशि क्षेत्र का बन जाता है, अपने कारकत्वों को सर्वश्रेष्ठ रूप से प्रकाशित करता है। जबकि यही वो मेरी एरीज में चला जाता है, मेष में चला जाता है तो बड़ा अधीरता वाला गुणधर्म प्रदर्शित करता है, जो कि न्याय के लिए बिल्कुल विरोधाभासी बातें हैं। आपको ये विश्लेषण कैसा लगा? अगर आपको विश्लेषण ठीक लगा हो तो हमें जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माई की।